हेलो एवरीवन, आखिर इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और फाइनली साइंस का एग्जाम पेपर आ ही गया है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इंपॉर्टेंट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर बिना समय गवाएं आज के पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी हमारे स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूक्लियस शब्द जो है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 हमारा कहता है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। याद रखिएगा, पौधों में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टार्च के रूप में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन 3 कहता है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों, याद रखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया के लेखक रॉबर्ट हुक है, जो कोशिका का खोज भी किए थे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देख लीजिए कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान कहलाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन 12 कहता है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 हमारा कहता है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा जहाँ से आपसे अभिसारी लेंस तो वहीं पे अभिसारी लेंस के बारे में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को, तो वहीं पर अभिसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 14 कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आभासी। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल है। याद रखिएगा कि प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 कहता है डायनेमो परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 16 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, डायनेमो का काम ही होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। लेकिन सवाल इस प्रकार से भी एग्जाम में देखने को मिलेगा कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत मोटर करता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनेमो करता है। दोस्तों, इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 कहता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि कार्बन है। आप सभी को मालूम होगा कि कार्बन एक अधातु है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। क्वेश्चन 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आप सभी को मालूम होगा कि C2 और H4 जो है यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सरल हाइड्रोकार्बन है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, CH4 यानी मीथेन गैस। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देख लीजिए। क्वेश्चन 20 में कहता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, C6 और H6 जिसे हम लोग बेंजीन कहते हैं, बेंजीन का ये अणुसूत्र होता है जो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है। तो यहाँ पे अक्रिय गैसों की बात करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, हीलियम, रेडान, जेडान, नियान, क्रिप्टॉन ये सभी के सभी अक्रिय गैस होते हैं। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में हीलियम के बदले में He लिख दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, हीलियम का सांकेतिक चिन्ह He होता है जो अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस है। उसके बाद में अगला सवाल करता है निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है। दोस्तों, याद रखिएगा, Sb यानी सिलिकॉन तो वहीं पे Ge यानी जर्मेनियम, यही 2 उप धातु होती हैं। तो ऑप्शन सी में दिया गया Sb यानी सिलिकॉन। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 23 को देख लीजिए कि पौधों में श्वसन होता है। तो दोस्तों, पौधों में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो याद रखिएगा, पौधों में श्वसन की क्रिया पत्तियों के माध्यम से होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 करता है निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन है। तो यहाँ पे हमें स्वपोषी बताना होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सभी हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देख लीजिए कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। सबसे पहले आप इस प्रकार से सोचिएगा कि वह कौन ऐसा जीव जंतु है जिसे मारने पर रक्त यानी खून नहीं निकलता है। तो पक्षी में निकलता है, मनुष्य में निकलता है, लेकिन मक्खी में खून नहीं निकलता है। इससे हमें यह पता चलता है कि मक्खी में शायद हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन पाया जाता तो इसमें रक्त होता और रक्त का रंग लाल भी होता। इसके बाद में कहता है हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग होता है। तो वहीं पे हीमोग्लोबिन के कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है जी? एनीमिया होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जम के वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देख लीजिए। क्वेश्चन 27 कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो याद रखिएगा, मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग को हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अपेंडिक्स कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य की बारे में बात करें तो प्रोटीन का पाचन। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 29 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद में कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक क्या है। काफ़ी ही ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है। उसमें 30 याद रखिएगा। ऑक्सीजन का जो वाहक है वो आरबीसी है, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है, यानी रक्त में चीनी की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। आप सभी को मालूम होगा कि मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा इसलिए की जाती है ताकि रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित कर सके। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, यानी मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका को हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, जल लेस बनाने में उपयुक्त किया जा सकता है, कांच भी किया जा सकता है, लेकिन पीतल या मिट्टी इसे लेस बनाने में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है क्वेश्चन 34 में निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश की अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि प्रकाश की अपवर्तन की बात की जाए चाहे परावर्तन की बात की जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 आता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद में कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उस भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे रेटिना कहते हैं, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रेटिना। उसके बाद में 36वें सवाल को देखिए, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का जो मान होता है वो साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है जी? साइन आई बटा साइन आर होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन 36 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी। उसके बाद में कहता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यदि +20 सेमी है तो गोलीय दर्पण कैसा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी फोकस दूरी का मान जो प्लस है यानी धनात्मक है वो हमेशा उत्तल दर्पण में होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देख लीजिए कि तालाब का जल कम गहरा दिखना किसका कारण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब का जो जल है, तालाब में रखे पानी का गहराई कम दिखाई पड़ता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अर्थात अवतल दर्पण में फोकस दूरी ए का मान माइनस में लिया जाता है या प्लस में लिया जाता है। तो यहाँ पे इसका मान माइनस में लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन 39 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 40 क्या कहता है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। आप सभी को मालूम होगा कि ए बराबर r/2 होता है या आर बराबर 2f होता है। आर बराबर 2f ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन 41 कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 41 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे आवेशों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन 42 कहता है
कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौना में सेल की बात की जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। खिलौने में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 43 क्या कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 43 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 44 का यदि ऑप्शन सी को देखें तो विस्थापन अभिक्रिया क्या करता है कि विस्थापन अभिक्रिया करता है ये कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम अभिक्रियाशील धातु किसी यौगिक से अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और नए यौगिक का निर्माण कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कर लेते हैं। यदि आप सभी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे Fe+CuSO4 यानी फेरस कॉपर सल्फेट के साथ यदि अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर का स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस Cu यानी कॉपर बनाता है, जो एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी। उसके बाद में आइए अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। क्या होता है जी, श्वेत होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 46 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। यहाँ पे आप सभी को लवण का उदाहरण बताना होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया NaOH, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या है तो दोस्तों क्षार है। NaCl ये सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है। ACl यह एक प्रकार का अम्ल है जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन डी में दिया है KOH, जिसे हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। आसान शब्द में जान लीजिए, किसी भी तत्व के अंत में OH लगा होगा तो क्या होगा दोस्तों, क्षार होगा। ऑप्शन बी में दिया गया NaCl सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक का अनुशुद्ध होता है, यह एक प्रकार का लवण है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि तूतिया जिसे नीला तोता कहा जाता है, इसका अनुसूत्र क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% ये आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन 47 का यहाँ पे सही जवाब से नहीं हो जाएगा। CuSO4 × 5H2O यानी कॉपर सल्फेट × 5H2O, यह नीला तोता तूतिया का अनुसूत्र होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 48 कहता है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी। दोस्तों गंधक को हम लोग सल्फर कहते हैं, है ना जी। इसकी परमाणु संख्या 16 होती है। परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो 32 होती है। इसका सांकेतिक चिन्ह की बात की जाए तो एस होती है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक हीटर में जो कुंडली जो तार की बनी होती है, उस तार को नाइक्रोम तार कहा जाता है, क्योंकि नाइक्रोम तार की यह विशेषता है, यदि इसमें करंट लगाते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म हो जाता है। उसके बाद ये तांबा का तार किसमें लगा होता है, तो ये लगा होता है सीलिंग फैन में, यानी पंखा में, या हम कह सकते हैं मोटर में जो तार लगा होता है वो तांबा का लगा होता है। फिर पूछा जाता है कि बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन की एक खासियत है, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो वो जलकर लाल हो जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा के मान के बारे में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 3.6 × 10⁻10 जूल के बराबर हो जाएगा जी। अगला सवाल किलोवाट प्रति घंटा इकाई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊर्जा का एक इकाई है। उसके बाद में विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊष्मीय सिद्धांत। अगला सवाल क्वेश्चन 53 को देखिए कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 53 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद में कहता है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन 54 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि विभवांतर मापने की युक्ति को वोल्ट मीटर कहा जाता है, क्योंकि विभवांतर वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है और धारा का मान ए मीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग को अगला क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन था 54 था। अब 55 नंबर सवाल कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 55 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को। उसके बाद 56 नंबर सवाल को देखिए कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन किए हैं। याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन का होता है वो फिलामेंट रहता है, इसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्क्रिय गैस।
अगला सवाल क्वेश्चन 57 को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो दोस्तों प्राकृतिक सूचक जो होता है वो हल्दी होता है, क्योंकि हल्दी का जो रंग है उसमें कोई भी मिलावटी रंग नहीं होता है, यही कारण प्राकृतिक जो सूचक है वो हल्दी हो जाएगा जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58 को देख लीजिए। क्वेश्चन 58 कहता है एकल बंधन OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। याद रखिएगा 100% एक ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा जहां पे अभिक्रियाशील मूलक का नाम पूछा जाएगा। तो एकल बंधन OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो अल्कोहल कहते हैं। एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं। एकल बंधन CO अभिक्रियाशील मूलक को कीटोन कहते हैं। तो कीटोन, अम्ल, एल्डिहाइड और अल्कोहल ये सभी याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया है एकल बंधन OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे जी, तो अल्कोहल कहेंगे। उसके बाद में कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 59 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बाइड को जब भी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो एथीन गैस देता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी। उसके बाद में क्वेश्चन 60 को देख लीजिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ओजोन को हम लोग O3 बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और सवाल पूछे जाते हैं कि ओजोन वायुमंडल के कौन से परत में पाया जाता है। तो देखिए याद रखिएगा वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह को ओजोन मंडल कहा जाता है, और ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से हमें रोकती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अगला सवाल 61 नंबर सवाल कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम क्या है। तो क्वेश्चन 61 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि एक ऐसा धातु अपवाद में पारा पाया जाता है जो कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला सवाल कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों सरलतम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो मीथेन, जिसे हम लोग CH4 के नाम से जानते हैं, यह एक ऐसा कार्बन है जो सरलतम हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल 63 को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पे क्षारीय ऑक्साइडों की बात करेंगे तो Na2O, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, यह एक क्षारीय ऑक्साइड है। उसके बाद में कहता है कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है। दोस्तों याद रखिएगा NaHCO, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करते हैं। तो बेकिंग जो पाउडर है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा एसिटिक अम्ल का एक मिश्रण होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी। उसके बाद में क्वेश्चन 65 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 65 क्या कहता है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी वह कौन ऐसा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 65 को देख लीजिए। देखिए डायरिया पेट में होता है, श्वसन तंत्र से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मधुमेह का भी श्वसन तंत्र से रिलेशन नहीं है, और मलेरिया से भी श्वसन तंत्र से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया निमोनिया, और निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 66 का सही जवाब बताइए कि एंड्रोजन है। तो दोस्तों एंड्रोजन की बात करेंगे, क्वेश्चन 66 की बात करेंगे तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। क्वेश्चन का सही जवाब मेल हार्मोन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 67 नंबर सवाल को देखिए, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 67 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों रुधिर चाप जो है वो एंड्रीनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में 68 नंबर सवाल को देख लीजिए कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 68 मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा VVI है। याद रखिएगा कि पपीता का जो पुष्प है वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। द्विलिंगी पूछा जाएगा तो गुड़हल का पुष्प हो जाएगा, यानी अड़हुल का पुष्प हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए अंडाशय मनुष्य में पाए जाने वाले मादा जनन तंत्र का भाग तो होता है, गर्भाशय भी होता है, डिम्बवाहिनी भी होता है, लेकिन सी में दिया गया शुक्रवाहिका, और ये मनुष्य में पाए जाने वाले मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 70 को देख लीजिए, द्विखंडन होता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 70 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि द्विखंडन विधि जो होता है वो पैरामीशियम, अमीबा और लेशमानिया ये सभी के सभी में होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल 71 नंबर सवाल हमारा कहता है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन का जो स्राव है ये वृषण से होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, 1 kg, 2 kg, 1.4 kg या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मनुष्य में मस्तिष्क का जो भार होता है, वजन होता है, ये 1.4 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 73 क्या करता है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 हो सकता है। क्योंकि याद रखिएगा कि किसी भी विलयन का पीएच मान यदि क्या होता है दोस्तों, यदि अम्ल होगा तो 7 से नीचे होगा, क्योंकि 7 से कम होता है अम्ल और 7 से अधिक होता है क्षार और 7 के बराबर होता है उदासीन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 क्या करता है जी कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग सरलतम हाइड्रोकार्बन में बेंजीन का अणुसूत्र देख लिए थे C6H6, जिसमें कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु मौजूद होते हैं। अगला सवाल करता है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है, यानी एथिल एल्कोहल का यूपिक नेम क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब क्या होगा, एथेनॉल होगा, एथेनॉन होगा या एथेनॉल होगा। डी में एथेनोइक अम्ल दिया गया है। तो देखिए एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जो नाम होता है वो एथेनॉल होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल करता है CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन 76। तो याद रखिएगा CnH2n एल्केन का समान सूत्र है। CnH2n+2 की बात की जाए तो एल्केन का हो जाएगा, CnH2n-2 की बात की जाए तो एल्काइन का हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 77 को देख लीजिए कि लोहे की परमाणु संख्या होती है। दोस्तों लोहा में पाए जाने वाले परमाणु संख्या 26 होती है। इसका सांकेतिक चिन्ह की बात करें तो Fe होता है, जिसका लैटिन नेम फेरम होता है। अगला सवाल 78 नंबर सवाल कहता है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल, मैग्नीज एवं क्रोमियम ये नहीं रहते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावे निकेल और क्रोमियम रहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 79 को देख लीजिए, कहता है कि पीतल है। आप सभी को मालूम होगा कि पीतल एक मिश्र धातु है। कमेंट सेक्शन में जाकर आप सभी को ये बताना होगा कि पीतल जो मिश्र धातु है ये कौन कौन धातुओं का मिश्र धातु कहलाता है। अगला सवाल 80 नंबर सवाल को देख लीजिए कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा अम्ल है। तो यहाँ पे आप सभी को अम्ल का उदाहरण बताना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया CuO जिसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सी में Na2O यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, COH का होल ट्वाइस जो चूना जल का रासायनिक सूत्र दिया गया है। तो हमें चाहिए अम्ल, तो ऑप्शन बी में दिया गया H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी। उसके बाद में यहाँ पे हालांकि जो पहले जो क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन बाकी था, जैसे मनुष्य का हृदय घिरा रहता है, तो याद रखिएगा पेरिकार्डियम के द्वारा घिरा रहता है ना जी। विषांड की ओर पराश नालिका की वृद्धि का क्या ग्रंथ है, तो ये कोमेस्ट्रियम होता है जो कि ऑप्शन बी में है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 2 से 3 महीना होती है, ये भी याद रखिएगा। और पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, तो यह भी याद रखिएगा। पीत रस का जो स्राव है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है, यानी आमाशय से होता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियमों की संख्या 2 होती है, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद में एक और सवाल था कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है जी, तो V/U होता है जो कि ऑप्शन डी में है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे कि 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के साइंस का 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन हम आप सभी को बताए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए। हालांकि इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टेलीग्राम पे जाकर इस PDF को डाउनलोड करके बेहतर से बेहतर तैयारी कर लीजिएगा। सभी यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो भी यहाँ पे अपलोड अवेलेबल है, सभी का देख लीजिए। जैसे निकट दृष्टि दोष का उदाहरण ये सब दिया गया है, उनका नियम लिखना है, सत्यापन करना है ना जी। विस्थापन विस्थापना विक्रिया में अंतर ये सब बताना होगा आप सभी को। तो सभी चीज़ का यहाँ पे सभी क्वेश्चन अवेलेबल है। यदि इसको आप PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मैथ इन मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और questionforexam.com पे जरूर विजिट कीजिए। तो हम जल्द लेंगे 10वीं कक्षा का ऐसे ही इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव था सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।